मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। आज सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हमने 13, 14 एंड 15 कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो नाउ स्टार्ट 16 चैप्टर। 16 चैप्टर में आपका है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, है ना। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध पार्ट 1 आज स्टार्ट करेंगे। इसका राइटर है आनंद शंकर माधवन। इसका राइटर आनंद शंकर माधवन है। तो प्राचीन काल में बहुत पहले गुरु शिष्य का संबंध एक ऐसा रहता था जैसे कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य का संबंध एक उज्जवल परंपरा है ना। तो परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। पहले के गुरु अगर कह दे कि आप बैठ जाओ तो बैठ जाता था शिष्य, इतना आज्ञाकारी होता था। और उनका हर एक बात को उनके बताए हुए अनुसार पर ही वो शिष्य चलता था, तभी वो शिष्य उस गुरु के बराबर का हो जाता था और उससे आगे भी बढ़ सकता था। तो अगर गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, सिखाता है, हमें कोई बताता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये नेक रास्ते पे चलना चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और जब हम रीड करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम में के प्रभाव से गुरु शिष्य का संबंध बदल गया है ना। आज बदल गया है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य का संबंध के बारे में समझाया है। तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 69, चैप्टर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी इनके बारे में जान जाए कि श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्यूलन जिले में हुआ था। उनका कहाँ जन्म हुआ था? केरल प्रदेश के क्यूलन जिले में हुआ था, है ना। जाकिर हुसैन का आपने नाम सुना होगा। जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए थे। हिंदू मुस्लिम के पक्षधर बन गए थे। ओके। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा, है ना। उनमें उनके साथ सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। वो क्या जेल में भी थे, तब पर भी किसका अध्ययन किए थे? हिंदी भाषा का अध्ययन किए थे। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े थे। जब जेल से वो छूटे, वहाँ से निकले, तो वो कहाँ गए थे? भारत को भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। क्या की? बाद में उसने मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन में और सन 1985 ईस्वी में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी का स्थापना किया था। कब किया था? यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको जानकारी के लिए, है ना। तो जेल से रहकर उन्होंने यहाँ देखिए सन 1984, है ना। 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 यानी 1984 एंड 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की थी,
है ना। चलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 1984 में अद्वैत मिशन, यहाँ है मिशन, ओके, दिख रहा है, हाँ दिखिए, ठीक है। मिशन और सन, यहाँ देखिए, और सन, और सन 1985, सन 1985 में विश्व में शिव धाम, देखिए शिव धाम, है ना। 1985 में शिव धाम अभिनव शिक्षा नगरी, अभिनव शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी की स्थापना की, है ना। चलिए अभी आगे हम बढ़ेंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। क्या है, उनको तीनों संस्थाओं का संचालक माना। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। वो कौन कौन से भाषा पे पूर्ण उनका अधिकार था? मलयालम तथा तमिल होने के बाद भी उन्होंने हिंदी साहित्य की सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है। क्या है? दार्शनिकता, आधुनिकता और इनका यहाँ लिख देते हैं, है ना। बहुमूल्य किस में है उनके? कौन से विषयों पे बहुमूल्य है? लिखिए यहाँ विषयों में, है ना। यहाँ लिखेंगे दार्शनिकता, लिखिए यहाँ दार्शनिकता, ओके, दार्शनिकता, आधुनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है, बहुमूल्य है ना, का बहुमूल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। इनकी इतने सारे प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। बिहार राष्ट्र द्वारा कौन से उनको पुरस्कार दिया गया है? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा कौन सा? आमंत्रित मेहमान, है ना। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करवाया बयान किया है। ओके, तो हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलाबाला है। हमारे समाज में क्या है?
व्यवसायिक संस्कृत का बोला वाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले के ज़माने में संस्कृत में ही बातें की जाती थी। गुरु शिष्य से संस्कृत का ही ज़्यादा उनको पढ़ाया जाता था, संस्कृत के बारे में बताया जाता था। स्तुति श्लोक है ना, आपने देखा होगा द्रोणाचार्य है ना, वाल्मीकि रामायण, ये लोग बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं, ज्ञाता थे। तो उन्होंने क्या स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली का परोक्ष रूप में करार व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलाबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विश्वविद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। क्या माने जाते थे? पहले के ज़माने में विश्वविद्यालय को मंदिर के समान माने जाते थे, है ना। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। क्या है? शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। परम सुख, पहले के ज़माने में लोग थोड़ा भी पढ़ लेता था, 5, 6, 7 तक, तो सबको लगता था वाह ये इसने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, बहुत लड़कियों को पढ़ाने के लिए माँ बाप स्कूल नहीं जाने देते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन आजकल यह भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध में आज बहुत कुछ आगे सब कुछ बढ़ गया है ना। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम लड़का कर सकता है या लड़की कर सकती है। आज दोनों के लिए एक समान हो गया है। जो काम लड़का कर सकती है बल्कि उससे और अच्छा लड़कियां करके दिखा रही है। हर पार्टिसिपेंट, हर कंपटीशन में, हर क्षेत्र में वह आगे है ना। तो उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पहले क्या किया जाता था? पढ़ने के लिए पैसा नहीं दिया जाता था। आज के है जैसे हमने क्लासेस कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, तो बिना पैसा का हम नहीं पढ़ाते, बिना पैसा लिए हम किसी को शिक्षा नहीं देते। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जिसको कुछ नहीं आता था वो अपने गुरु के पास चला जाता था। वह गुरु मान सम्मान से अपने शिष्य को आदरपूर्वक बहुत ही लगन से उसको शिक्षा देता था, उसको समझाता था, पढ़ाता था, और शिष्य भी उतना ही गुरु का मान सम्मान करता था जितना कि गुरु करते थे। ओके, तो पहले में अभी में थोड़ा अंतर, पैसा देकर नहीं खरीदी नहीं जाती थी। आज वैसी स्थिति है। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें मूर्ख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। लेखक ने क्या किया है? हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कुछ अंतर हुआ है। क्या पहले के ज़माने के अनुसार ऐसा है कि शिक्षा लेने के लिए हमें पैसे की देने की ज़रूरत नहीं है, और शिक्षा के लिए हमें पैसे देकर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम देखेंगे। पहले विद्यापीठ मंदिर के समान प्राचीन भारत में विद्यालय के सामने माने जाते थे। एक शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसा देने से देकर खरीदे और लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर का पाने का एक माध्यम था। शिक्षा देना एक परमेश्वर का पाने का माध्यम था। ओके, शिक्षा पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। अगर गुरु के पास कोई शिष्य चला गया तो वो गुरु अपने पुत्र से ज़्यादा प्रिय अपने शिष्य को मानता है, क्योंकि वह उसको शिक्षा दे रहा है। अब वह भी शिष्य पहले के ज़माने में अपने गुरु को अपनों से भी ज़्यादा, अपने माता पिता से भी ज़्यादा अपने गुरु का मान सम्मान देते थे, आदर करते थे। अगर गुरु उनको बोल देता था कि शिष्य आपको ये आज काम करना है, ये चैप्टर आज पढ़ना है, आज यहाँ जाना है, ऐसे करना था, तो उसको मान सम्मान देते हुए शिष्य अपने गुरु का
मान सम्मान करते थे, उनके बातों को ध्यान रखते थे। तो इसीलिए हमें भी अपने गुरु का मान सम्मान आदर करना चाहिए, उन्हें भी खूब मान सम्मान देना चाहिए, ताकि उनको भी अपने शिष्य पे गर्व हो कि हमारा आज शिष्य इतना अच्छा है जो हमारे बताए हुए रास्ते पे चलता है। ओके, हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलाबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। किसका कारण आया है? इसी के कारण। ओके, पहले विद्यालय मंदिर के सामने माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। क्या था? एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज क्या स्थिति हो गई है? बिल्कुल बदल गई है। और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। आज के ज़माने में हम इसको क्या बोल रहे हैं? शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में इतना लोगों के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन पहले के ज़माने में जितना पैसा था वही उनके लिए बहुत ज़्यादा था, है ना। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी, इसलिए जो भी पैसा जितना रहता था उन लोगों के पास, वो लोग उसी में संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे और अपना जीवन निर्वाह करने में बहुत ही खुशी और आनंद के साथ करते थे। पहले के ज़माने में हमारे इतने सुख सुविधा भी नहीं थी, तो सब क्या करते थे? शारीरिक और मानसिक मेहनत बहुत करते थे, वो श्रम बहुत करते थे। इसकी वजह से उनके पास बीमारियां भी बहुत कम होती थी। और आज के समाज में हम शारीरिक मानसिक इतना कंप्यूटर इतना सब कुछ आगे आविष्कार हो चुका है कि हम वो फटाफट उसके हिसाब से काम करते हैं, तो शरीर और मानसिक का मेहनत कम होता है, शारीरिक मेहनत कम करते हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से हमारी यह आजकल देश में देखिए बीमारियां कितनी फैल रही है, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने रोगग्रस्त हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान देना है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है, जिसे भारतीय संस्कृति का कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। ओके, आज एक प्रकार की स्थिति व्यावसायिक सांस्कृतिक व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। जिसकी जड़ कहाँ है? यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया है? तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। ओके, यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। क्या करते थे? यहाँ के गुरु पहले के ज़माने में वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। शिष्य को भी वहाँ कुछ देने की आवश्यकता नहीं थी। उनको अगर शिक्षा लेना होता था तो वो अपने गुरु के पास तुरंत चले जाते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय प्रसिद्ध निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर की समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। गुरु को क्या समझा जाता था? परमेश्वर समझाता था। हमारे गुरु भगवान के समान थे और गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से अधिक प्रिय मानते थे। ओके, यहाँ सम्मान मिलना भी शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान किया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। गुरु का शिक्षा दान किया क्या था? उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। क्या है? वह पेट पालने का जरिया प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। प्रारंभ में क्या हुआ था? विवेकानंद जी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी
दौरे मलाएं लेकर स्वागत करने। पहले उनको विवेकानंद जी को क्या हुआ था, महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था। जब उन्होंने अमेरिकन प्राप्त कर लिया था तो भारतवासी क्या किए थे, दौड़ के जाके उनको मलाएं से मान सम्मानाएं पहना के उनको मान सम्मानित किए और उनका मान सम्मान करने लगे, है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला। तो बंगाली लोग दौरे यह राग अल्पाते हुए, बंगाली लोग वहाँ दौरे राग अल्पाते हुए आमेद्र कठोर सुपुत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, है ना। पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। जब वो वहाँ विदेश में मान सम्मान दिया जाने लगा तो भारतवासी लोग समझे कि अरे हमारे बारे में भी इतने अपूर्व चीज़ें पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती थी, मगर पढ़ाई के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे। कहा जाता है ना कि अपना सबको पहले अच्छा नहीं लगता था, है ना, लेकिन हम दूसरे का देखते हैं तो वो हमें खूबसूरत दिखने लगता है ना। तो यह भारतवासियों को जो उनके में कितना अच्छा गुण, कितनी खूबसूरती, कितना टैलेंट, कितना संस्कार है वो उन्हें नहीं दिखता था। लेकिन जब वो देश विदेश अमेरिकन और यूरोप में लोगों को देखा गया तो उन लोगों को विश्वास हो गया कि अरे हमारे अंदर इतना महत्वपूर्ण, इतना सुंदरता, इतना सामाजिकता, इतना कॉन्फिडेंस वाले हम भी हैं जो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी है क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती से जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी नजर नहीं आती, मगर पढ़ाई के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो जाते थे। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं, है ना। वो क्या करते थे, वहाँ जाना उनको स्वर्ग जैसा अनुभव करने लगता था। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसे मनुष्य को गधे के समान गणित सिखाना व्यर्थ प्रयास हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचा। उनसे पूछा अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते हुए एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतापूर्वक बस उनके निकट पहुंचकर उसने पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? साहब किसी विश्व के पहलवान से आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उनको इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप अपरिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया
उन्होंने कहा, जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझे फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, है ना। उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य जो है वो हमारे जैसा ही पहलवान और विद्वान है। सो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसे समझिए। ओके, हरिओम, थैंक यू।